शाखा जिसमें कि हम जीव का अध्ययन करें, वो क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान। अब स्कूल में तो उसको जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके आप किताब देखें तो इसके दो भाग हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र, जिसको हम जूलॉजी का नाम देते हैं, और दूसरा हो जाएगा वनस्पति शास्त्र। ओके, यस, बॉटनी। तो एक तो प्राणी विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। एक में तो हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं प्राणियों का, दूसरे में प्लांट्स का, पौधों की स्टडी करते हैं। दोनों ही सजीव हैं, तो इसलिए इसको हमने किस में रखा है, जीव विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब पहले तो ये समझें कि जीव क्या होता है। एक तो सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। तो चाहे वो प्राणी हो चाहे वो पादप हो, दोनों ही किस में आते हैं, सजीव के अंतर्गत आते हैं। सजीव का मतलब हो गया लिविंग। अब हम कैसे पहचानें कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। सजीव के अंदर आप देखें, सबसे पहली बात तो श्वसन की क्रिया होती है। यदि वो सांस लेने में सक्षम है, जो आप पढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे कौन कौन से आपको विषय में टॉपिक पढ़ने, तो सजीव के अंदर श्वास लेने की क्षमता होती है। हम श्वास ले रहे हैं इसीलिए हम जिंदा हैं। दूसरी बात, भोजन का ग्रहण, अंतर्ग्रहण भोजन का, जिसमें पाचन, जो भी सजीव होगा वो भोजन ग्रहण करेगा। इसके अलावा उत्सर्जन, जो भी अनावश्यक पदार्थ शरीर में बनते हैं वो विषैले होते हैं और उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, जैसे मूत्र का जो विसर्जन होता है, वो उत्सर्जन की श्रेणी में आता है। ये भी आपके सिलेबस में टॉपिक है। इसके साथ साथ संचरण, जो भी पदार्थ होते हैं उनको शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। जैसे हमारे अंदर कौन सा संरचना इस काम करने के लिए सक्षम होता है, रुधिर जो भी पदार्थ बनते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। और इसके साथ साथ वृद्धि, ग्रोथ, निर्जीव के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, सजीव के अंदर वृद्धि होती है। और एक होता है जनन, यानी सजीव के अंदर अपने ही जैसी संतति पैदा करने की क्षमता होती है। कोई भी पादप होगा वो अपने जैसे पादप बनाएगा, कोई भी जंतु होगा वो अपने जैसे जंतु बनाएगा, तो जनन। इसके साथ साथ एक होता है गति एवं प्रचलन। ये क्रिया भी सजीव के अंदर पाई जाती है, निर्जीव के अंदर नहीं पाई जाती। दोनों में अंतर समझते हैं आप। गति और प्रचलन में क्या अंतर होता है? गति जिसको मूवमेंट्स कहते हैं, प्रचलन जिसको लोकोमोशन कहते हैं। कोई बताएगा क्या अंतर होता है? हाँ बताइए। या वेरी गुड। लोकोमोशन का मतलब होता है प्रचलन। जैसे जंतुओं में प्रचलन की क्रिया होती है, पादपों में प्रचलन की क्रिया नहीं होती। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और एक ही स्थान पर रह करके हम अपने शरीर के आकार में कोई परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं एक तरफ झुक जाता हूँ आगे या साइड में झुक जाता हूँ, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स हो सकता है। वो अपने शरीर के आकार में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कभी अपने स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो ये सब जो लक्षण है ये सजीव के लक्षण होते हैं। तो सजीव को जिस शाखा के अंतर्गत हम जिसकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। अब इसमें जो प्राणियों का अध्ययन होगा वो प्राणी विज्ञान कहलाएगा, जो पादपों का अध्ययन होगा वो वनस्पति शास्त्र। अब आपसे जैसे कई बार ये सवाल आता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? जनक समझते हैं, फाउंडर, फादर, जैसे कई बार पूछते हैं ना, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो जंतु विज्ञान यानी जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले सजीवों के बारे में अध्ययन किया? उन्हीं को हमने नाम क्या दे दिया? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहेंगे? नाम सुना है आपने? अरस्तु है, जो ग्रीक फिलोसोफर जिनको कहते हैं दार्शनिक,
यूनान के दार्शनिक अरिस्टोटल ने सबसे पहले जीवों का अध्ययन किया था, इसलिए अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक का नाम देते हैं। अब प्राणी विज्ञान के जनक भी कौन है? अरिस्टोटल ही है। प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही जाने जाते हैं। और आप आगे पढ़ेंगे कि प्राणी विज्ञान की भी कई सारी शाखाएं, 100 से ज़्यादा शाखाएं, जैसे कि वर्ग की पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी जिसको कहते हैं, उसके भी आप पढ़ेंगे अरिस्टोटल ही है। टैक्सोनॉमी पूछा जाए आपको आगे बताएंगे, मॉडर्न टैक्सोनॉमी पूछा जाएगा तो कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। इसी तरीके से जो भूंड विज्ञान होता है उसके भी जनक कौन है? अरिस्टोटल है। तो अरिस्टोटल जीव विज्ञान के भी जनक हैं, प्राणी विज्ञान के भी जनक हैं। यदि भ्रूण विज्ञान पूछा जाए, एम्ब्रियोलॉजी, तो उसके भी अरिस्टोटल हैं। लेकिन यदि यही सवाल को चेंज कर दें कि मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है, तो फिर उत्तर बदल जाएगा, वो हो जाएगा कार्लस बॉन बियर। तो ये तो जब अलग अलग आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन आपको अभी ये पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान के जनक अरिस्तु हैं, प्राणी विज्ञान के अरिस्तु हैं, भ्रूण विज्ञान के अरिस्तु हैं और वर्गीकी के भी ये जनक अरिस्तु हैं। और वनस्पति शास्त्र के जो जनक हैं, नहीं, मेंडल नहीं है वनस्पति शास्त्र के जनक। मेंडल तो जो आनुवंशिकी है उसके जनक है, हेरिडिटरी के जनक है। और मॉडर्न हेरिडिटरी के जनक फिर दूसरे हो जाएंगे। तो आनुवंशिकी के जनक यदि पूछा जाए तो वो हो जाएगा मेंडल। लेकिन वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? बताएंगे कोई आप में से वनस्पति शास्त्र जनक? थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक जो हैं, थियोफ्रेस्टस वैज्ञानिक, ये वनस्पति शास्त्र के जनक होते हैं। तो अब जो आप पढ़ेंगे, प्राणी विज्ञान अलग से पढ़ेंगे और वनस्पति विज्ञान अलग से पढ़ेंगे। लेकिन कुछ आप देखेंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों के अंदर, जैसे कि कोश का विज्ञान जंतु में भी होगा और प्लांट्स में भी होगा। कोश के जनन जंतु में भी होगा, प्लांट्स में भी होगा। थोड़ा अंतर आएगा, जंतु विज्ञान में सेल डिवीजन में अलग कैरेक्टर देखेंगे, वहाँ अलग लक्षण देखेंगे। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। अब ये देखिए आप, सजीव का जब अध्ययन करते हैं तो जो भी शरीर है, जैसे मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, आपको जो मैं स्टार्ट करूंगा वो ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट करूंगा। शरीर, मानव शरीर की संरचना एवं कार्य की, संरचना को एनाटॉमी कहते हैं और कार्य को फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी कि मानव शरीर है वो किससे मिलके बना हुआ है, हमारे शरीर में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं और वो संरचनाएं किस तरीके से कार्य करती हैं। एक तो पहले ये समझें, कोई भी लिविंग, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो पादप हो, किससे मिलके बना हुआ है? कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। कोई भी जीव कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। सेल्स, अब देखिए साथ साथ आप जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो भी साथ साथ आप लिखें, चाहे वो कोई भी टॉपिक के अंदर वो इंक्लूड हो। लेकिन पीएमटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे सेल है, तो सबसे पहले कोशिका किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका देखी थी, लेकिन वो निर्जीव कोशिका थी। और उन्होंने किसमें देखी थी ये कोशिका? नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो बहुत बाद में आया है। उन्होंने कोशिका का जो अध्ययन किया था वो नहीं, क्या देखा था, क्या कोशिका के रूप में क्या देखा था उन्होंने? कॉर्क कोशिका। कॉर्क की जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि प्लांट की कॉर्क की कोशिकाओं का सबसे पहले कॉर्क कोशिकाओं को अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले। और नाम जो सेल आया है वो भी वहीं से आया है। नाम सेल कैसे आया है? सेल आया है नाम सेला शब्द से सेल नाम की उत्पत्ति हुई है।
सेला का मतलब क्या होता है, जैसे छोटी कोठरी जिसको कहते हैं ना, छोटा सा कमरा, केबिन जो उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये देखा कि ये छोटी छोटी इस तरह की संरचनाओं से मिलके बना है। तो उसको सेला वर्ड का मतलब होता है, सेला शब्द का मतलब होता है स्मॉल क्यूबिकल, यानी कि छोटा स्थान, बहुत छोटा स्थान। तो बाद में इसको ए लेटर को बाद में हटा दिया गया और अभी तक जो नाम प्रचलित है वो क्या है, सेल। तो कोई भी जीव हो वो किससे मिलके बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। कोशिका को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं, कोशिका को कैसे, कौन कोशिका को सही ढंग से बताएगा, कैसे कहेंगे कोशिका को, क्या है कोशिका? हाँ, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वेरी गुड। इसमें एक चीज की कमी है, इसमें क्या डेफिनेशन में, इसमें क्या है, एक वर्ड रह रहा है इसमें, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जनन की इकाई है। बैठ जाइए, बहुत अच्छा, जनन की इकाई है। यानी तीन चीजें, एक तो सबसे छोटी संरचना शरीर में जो होती है उसको कोशिका कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल, यानी सबसे छोटी, कोशिका से छोटी संरचना नहीं है, सबसे छोटी एक तो संरचना हो गई, स्ट्रक्चर, संरचनात्मक इकाई, दूसरी कार्यात्मक इकाई, यानी कि हर एक कोशिका का एक निर्धारित कार्य होता है। हर कोशिका का, जैसे कि मान लो तंत्र का कोशिका है तो उसका काम है संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रसारित करना। तो हर कोशिका की एक निर्धारित संरचना होती है, उसकी एक निर्धारित उसका कार्य होता है और वो जनन भी कर सकती है, जनन की भी इकाई है, यानी कि वो कोशिका अपने जैसी ही कोशिका और दूसरी बना सकती है। तो कोशिका क्या हो गई, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं जनन की इकाई हो गई। अब कोशिकाएं जो होती हैं, देखिएगा किसी भी जंतु के अंदर, जैसे कुछ जंतु तो ऐसे हैं जो एक ही कोशिका से मिलके बने हैं, जिनको हम कहते हैं एक कोशिकीय। आप पढ़ेंगे जैसे प्रोटोजोआ के जंतु, कोई उदाहरण बताएंगे जो एक कोशिका से मिलके बना है? अमीबा। अमीबा एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। तो वो तो हो गया एक कोश के जंतु। लेकिन हाँ बोलो। हाँ देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी है। एक जो सवाल जो आता है कि जो प्रोटोजोआ, मैंने बताया ना, प्रोटोजोआ फाइलम जो होता है, प्रोटोजोआ जो संघ है, उसके सारे जंतु, प्रोटोजोआ संघ में आप पढ़ेंगे 50,000 जातियां ज्ञात हैं। उसमें से 30,000 जाति तो अभी जीवित हैं और 20,000 जाति लुप्त हो गई हैं। उनमें से कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो इसलिए प्रोटोजोआ को हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय। अब यदि ये पूछा जाए कि अमीबा है या प्रोटोजोआ है, और एक तो हम दे दें एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा हम दे दें नहीं बहुकोशिकीय, वो तो ठीक है, बहुकोशिकीय तो नहीं है, लेकिन दूसरा एक हम दे दें एकोशिकीय। एकोशिकीय का मतलब हो गया नॉन सेलुलर, है ना। और एक मैं दे देता हूं, मान लो एकोशिकीय, और एक एसेलुलर। एसेलुलर तीन टर्म होती है, यूनिसेलुलर, नॉन सेलुलर और एसेलुलर। एसेलुलर, एसेलुलर को ही अकोशिकीय कहते हैं। दोनों का टर्म एक ही है लेकिन दोनों में अंतर है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा कि प्रोटोजोआ के जंतु हैं वो क्या है, एसेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं होगा। इन्होंने जब ये क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ के जंतु यूनिसेलुलर तो है ही, नो डाउट, लेकिन उसमें सही क्या कहेंगे, उसके लिए एसेलुलर टर्म इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे कि सेल की, यदि मैंने अभी आपको परिभाषा जो बताई थी कि एक सेल एक ही काम कर सकती है, लेकिन प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं, अमीबा है या पैरामेशियम है, उसमें एक ही कोशिका शोषण भी कर रही है, पाचन भी कर रही है, जनन भी कर रही है, सारे कार्य कर रही है। तो यदि एक कोशिका जीवन के समस्त कार्य करने में सक्षम हो तो उसको कोशिका नहीं कहेंगे, उसको फिर हम पूरे शरीर से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रोटोजोआ की कोशिका इतनी विशिष्ट है कि वो जीवन के समस्त कार्य करने के लिए सक्षम है। और आप यदि एक कोशिकीय कहेंगे तो उसका एक ही कार्य होना चाहिए। अब चूंकि उसके सभी कार्य वो कर सकती है, इसलिए उसको
हम एक कोशिकीय नहीं मान करके उसको हम एकोशिकीय जो शब्द है एसेलुलर माना जाएगा। अब कोशिका मिलकर के जो बहुकोशिकीय जंतु हैं उनमें कोशिका मिलकर के क्या बनाती हैं, वो ऊतक बना लेते हैं जिसको टिश्यू कहते हैं। कोशिका मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतक का मतलब क्या हो गया कि ऊतक को कैसे बताइए। हाँ, कोशिकाओं का वह समूह जो एक ही जगह से बना हुआ हो और एक ही कार्य करने के लिए सक्षम हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाए ऊतक कौन से संघ के अंदर देखा गया तो क्या उत्तर होगा, सीलंट्रेटा में। सबसे पहले देखिए प्रोटोजोआ की एक कोशिका से बनी है, प्रोटोजोआ के बाद क्या आता है, पोरीफेरा। ये मानव शरीर समझने से पहले आप पहले ये चीज़ समझिएगा कि पहले तो जंतु एक कोशिकीय है, वो तो प्रोटोजोआ के जंतु हो गए। फिर जंतु हुए बहुकोशिकीय, लेकिन वो ऊतक के अंदर उनका विन्यास नहीं हुआ, वो कोशिकाओं का समूह बन के रह गया, वो पोरीफेरा के जंतु होते हैं जिनको हम स्पंज कहते हैं। फिर सीलंट्रेटा पोरीफेरा के बाद में आता है जिसका हाइड्रा उदाहरण है। सबसे पहले ऊतक देखा गया था सीलंट्रेटा के जंतुओं में। फिर ऊतक मिलकर के और क्या बनाता है, अंग, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन। जैसे लीवर एक ऑर्गन है आपकी बॉडी में, यकृत, हृदय एक ऑर्गन है, अंग, पैनक्रियाज, अग्नाशय, मस्तिष्क एक ऑर्गन है। तो ये क्या है, कोशिकाओं किससे मिलके बना हुआ है, ऊतकों से मिलके बना हुआ है। तो ये तो ऊतक तो किसके अंदर देखा गया था, सबसे पहले सीलंट्रेट्स के अंदर। सीलंट्रेट्स के अंदर आपसे पूछा जाए सबसे पहले ऊतक किसमें देखे गए थे तो उदाहरण हो जाएगा सीलंट्रेट्स में। और ये पूछ लिया जाए सबसे पहले अंग किसमें देखे गए थे, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। इसके बाद में कौन सा फाइलम आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर सबसे पहले अंग देखे गए थे। फिर अंग मिलकर के और क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। अंग मिलकर के फिर तंत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले तंत्र किसमें देखा गया ये पूछा जाए, एसके हेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद क्या आता है, एसके हेल्मिन्थीज। तो एसके हेल्मिन्थीज कोई उदाहरण बताएंगे एसके हेल्मिन्थीज का, बताइएगा एसके हेल्मिन्थीज का क्या उदाहरण है, एसके हेल्मिन्थीज का एस्केरिस। एस्केरिस जो हमारी आंत्र में पाया जाता है एस्केरिस, वो उदाहरण किसका है, एसके हेल्मिन्थीज का। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले तंत्र किसमें देखा गया था, एसके हेल्मिन्थीज में। और एसके हेल्मिन्थीज के बाद जितने भी एसके हेल्मिन्थीज के बाद जितने भी एनिमल्स आते हैं, एसके हेल्मिन्थीज के बाद क्या आता है, एनिलिडा, फिर उसके बाद में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद कॉर्डेट्स आते हैं और लास्ट में कॉर्डेट्स में मेमेलिया, जिसमें हम आते हैं, मेमेलिया क्लास आती है। तो सबके अंदर तंत्र पाए जाते हैं और तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। तो पहले तो ये पता होना चाहिए शरीर का निर्माण कैसे होता है, कोशिका मिलकर के ऊतक बनाते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, समझिएगा, कोशिका मिलकर ऊतक बनाएंगे, ऊतक मिलकर अंग बनाएंगे, अंग मिलकर तंत्र बनाएंगे, तंत्र मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ ये जरूरी है, ऊतक सबसे पहले सीलंट्रेटा में देखा गया था, अंग पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखे गए थे। ये जरूर याद करें कौन सी चीज सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, उससे पहले वो विकसित नहीं हुई थी। तंत्र सबसे पहले एसके हेल्मिन्थीज में। तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, तंत्र प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब देखिए मानव शरीर के अंदर जो तंत्र पाए जाते हैं, मानव शरीर के अंदर जो तंत्र पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और सबसे पहले हमको वही तंत्र पढ़ना प्रारंभ करना है। सबसे एक तो होता है पहला तंत्र तो अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र का मतलब समझते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, यानी जिसमें कि हम त्वचा, स्किन के बारे में स्टडी करते हैं, स्किन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंदर त्वचा और त्वचा से बनने वाली संरचनाएं, जैसे हमारे बाल बनते हैं वो त्वचा से बनती हैं, श्वेत ग्रंथि जो होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, वो त्वचा से बनती हैं। तो त्वचा और त्वचा से बनने वाली संरचनाएं वो किसके अंदर आएगी, वो अध्यावरणी तंत्र में आएगी। ये पता है आपको, सबसे बड़ा ऑर्गन पूछ लिया जाए शरीर का कौन सा है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, तो वो स्किन होगा। त्वचा सबसे बड़ा ऑर्गन है। बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो उदाहरण हो जाएगा त्वचा। इसी में सवाल को बदल दूं, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप पढ़ेंगे वो यकृत हो जाएगी बॉडी के अंदर। सबसे बड़ा अंग बॉडी का त्वचा होता है जो पूरे शरीर को घेरे रहता है। दूसरा
एक जो सवाल आता है, क्योंकि ये अध्यापनी तंत्र आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन कई बार कोई भी क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से भी रिलेटेड होता है, तो ये नहीं कि वो ये नहीं दे रखा है तो आपको पता नहीं है। बॉडी का सबसे बड़ा अंग तो पता होना चाहिए, जब आप पूरी बॉडी पढ़ रहे हैं तो वो त्वचा हो जाएगा। अब इसी तरीके से त्वचा का कोई एक फंक्शन नहीं है, आप पढ़ेंगे त्वचा के कम से कम 20 फंक्शन है। तो एक त्वचा के लिए, स्किन के लिए एक हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, एक वाक्य इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस उसके अलग से इस्तेमाल करते हैं। क्या है, कोई बताएगा? हाँ बोलो। नहीं, ये सुना है आपने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है हिंदी में हरफन मौला। हरफन मौला समझते हैं? यानी कि वो कोई भी काम कर सकता है। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई ये प्लेयर तो हरफन मौला है। हरफन मौला का मतलब ये बैटिंग भी अच्छी कर सकता है, बॉलिंग भी अच्छी कर सकता है, विकेट कीपिंग भी अच्छी कर सकता है और फील्डिंग भी अच्छी कर सकता है। तो यानी कोई भी काम इससे कर सकते हैं। तो त्वचा का भी कोई एक फंक्शन नहीं है, त्वचा के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इसलिए उसको हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये तो हो गया इंग्लिश के अंदर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और हिंदी में कहेंगे तो इसको हरफन मौला। कौन सी संरचना शरीर में ऐसी है जो हरफन मौला की तरह काम करती है? तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा त्वचा, और सबसे बड़ा अंग भी शरीर का त्वचा होता है। इसके बाद में आप जो सबसे पहले मैं जो प्रारंभ करूंगा आज से, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी क्या भोजन लेते हैं, आहार नाल की संरचना क्या होती है, और आहार नाल की संरचना के बाद में जो भोजन लिया जाता है उसका पाचन कैसे होता है, उसका अवशोषण कैसे होता है, और वो शरीर से किस तरीके से बाहर त्यागा जाता है, वो पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र के बाद में फिर रुधिर परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो भी आपने पदार्थ लिया है, जो श्वसन गैसेज होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या जो भोजन लिया है, या हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से वो पहुंचाए जाते हैं। परिसंचरण का मतलब हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन करता है उसको? ब्लड करता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसके साथ ही आप हृदय की संरचना क्या होती है, हृदय कैसे हमारे शरीर से अशुद्ध रुधिर का संग्रह करके उसको फुफ्फुस तक, लंग्स तक भेजता है शुद्धिकरण के लिए, और फिर वो दोबारा से हृदय में आता है और पूरे शरीर में वो सप्लाई किया जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट बीट जो होती है, हृदय दर, वो क्या होती है, और इससे हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां जो कॉमन है आपके सिलेबस में, थोड़े थोड़े डिजीज भी हर टॉपिक से संबंधित आपको पढ़नी है। इसके साथ में फिर श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरह से ऑक्सीजन वातावरण से ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बाहर निकाली जाती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कैसे होता है रुधिर के द्वारा, और फुफ्फुस की संरचना क्या होती है, वो सब इसके अंदर। हाँ, हाँ, वो अभी जब श्वसन तंत्र बताएंगे तो आपको बताएंगे। ये पूछना चाहते हैं श्वसन में और ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग समझते हैं, सांस लेने की क्रिया, उन दोनों में क्या अंतर होता है। एक तो ब्रीदिंग जब अलग से पूरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आराम से पूछेगा बेझिझक होकर के। उसका अभी जितना आंसर आप समझ सकते हैं वो अभी बताएंगे, जब बाद में जब टॉपिक को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो सारा बताएंगे। ब्रीदिंग का मतलब तो केवल ये है कि ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर निकालना, यानी वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो आप लेकर के लंग्स में ले जाएंगे, और आपको पता होना चाहिए लंग्स के चारों तरफ जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनमें अशुद्ध रुधिर होता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो लंग्स में आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो चली जाएगी रुधिर के अंदर, और वो ऑक्सीजन सारी कोशिकाओं को जो ब्लड के द्वारा, रुधिर के द्वारा सारी की सारी पहुंचा दी जाएगी। अब केवल ब्रीदिंग पूछा जाए तो उसका मतलब तो हो गया सांस लेना और सांस बाहर निकालना। श्वसन यदि पूछा जाए तो उसका मतलब भोजन का ऑक्सीकरण करना, शरीर की कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण करना, और जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होना। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, वो ऊर्जा हमारी बॉडी में किसके रूप में संग्रहित रहती है? ATP के रूप में, तो वो होता है श्वसन। तो ये जो ब्रीदिंग है ये तो है एक भौतिक क्रिया, और जो श्वसन की क्रिया है वो कैसी है? वो बायोकेमिकल, यानी कि जैव रासायनिक क्रिया, उसके अंदर एंजाइम्स भी काम आएंगे, और वो शरीर की कोशिकाओं के अंदर होती है।
इसके साथ साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था उत्सर्जन तंत्र, जो भी अपशिष्ट पदार्थ शरीर में बनते हैं, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बनता है हमारे शरीर में? मेन यूरिया। तो यूरिया को शरीर से कैसे बाहर निकाला जाएगा? मूत्र के साथ में बाहर निकाला जाता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे जो वृक्क की संरचना होती है और किस तरीके से मूत्र नलिका में मूत्र का निर्माण होता है और उत्सर्जित तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारियां होती हैं। इसी तरीके से तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम यानी कि जो सूचनाएं होती हैं हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह से प्रसारित की जाती हैं, मस्तिष्क की संरचना क्या होती है, किस तरीके से मस्तिष्क काम करता है, वो सब चीज़ें इसके बारे में। और इसी तरह से एक होता है संवेदांग। संवेदांग का मतलब होता है रिसेप्टर्स, यानी कि कौन कौन सी संरचना शरीर की ऐसी है जो बाहर से हम उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। जैसे आपकी आँख, तो नेत्र की संरचना वो किस तरीके से देखने में कार्य करती है, आपका कान है वो सुनने में किस तरीके से काम करता है, टंग तो अभी आपको जिह्वा तो इसमें बता ही देंगे पाचन तंत्र में। तो ये आपको संवेदांग के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में आप पढ़ेंगे पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र जिसको कैसे इसको और डर कैसे करो, ब्लैक दे दीजिएगा, इनको हटा दें, बाकी पेन को तो ये रहेगा नहीं ना, इसको हटा देते हैं, ब्लैक को ही रख देते हैं ना। पेशीय तंत्र यानी कि शरीर में जो मसल्स होती हैं, पेशी जो होती हैं, कितनी पेशियां होती हैं मानव शरीर में बताएगा? 512, 508 और 639 पेशियां होती हैं मानव शरीर में। और वो पता है 3 श्रेणियों में होती है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। और फिर इसके साथ में अंतःस्त्रावी, ये देखिए इसका हो रहा है कुछ, अंतःस्त्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। ऐसी ग्रंथियां जिनमें कि नलिका नहीं होती है, जैसे थायराइड है, पिट्यूटरी है, पैराथायराइड है, वो क्या सीक्रेट करती हैं? हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं, हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हार्मोन के ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है, ये सब। और एक आप पढ़ेंगे जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, कौन कौन सी संरचनाएं जनन तंत्र में आती हैं, उनकी संरचना किस तरह से कार्य करती हैं, और युग्मक का निर्माण किस तरह से होता है। जैसे कि नर जनन तंत्र में स्पर्म का, शुक्राणु का निर्माण किस तरीके से होता है, मादा जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण किस तरीके से होता है, ये सब इसके अंदर आए। तो हमारा जो शरीर है इसके अलावा कंकाल तंत्र भी होता है, इन तंत्रों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें से काफ़ी कुछ आपके सिलेबस में है और उसी के सिलेबस के अनुसार ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जानकारी देंगे। आप लिखते भी रहिएगा साथ साथ में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाए।